साथियों नमस्कार। आज हम प्रोटीन के बारे में और संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के अंतर्गत अल्फा हेलिक्स संरचना देखी। अब एक और द्वितीयक संरचना प्रोटीन्स में पाई जाती है, यह बीटा प्लेटेड संरचना। इसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, श्रृंखलाएँ होती हैं, वो मैक्सिमम विस्तार में रहती हैं, खिंची रहती हैं और एक दूसरे के बगल बगल में रहती हैं और उनमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे में जुड़ी होती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ये है और इसमें देखिए आप जो कार्बोनिल समूह है उसका ऑक्सीजन और दूसरी श्रृंखला के एमीन समूह के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए इसका एमीन समूह है, दूसरे का कार्बोनिल समूह है। इस तरह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं और ये एक दूसरे के हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये ठीक उसी तरह होते हैं जिस तरह से कपड़ों में प्लेटें पड़ी रहती हैं, इसलिए इनको बीटा प्लेटेड संरचना कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की तृतीयक संरचना की। जो तृतीयक संरचना होती है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के ओवरऑल फोल्डिंग से बनती हैं, यानी ये समग्र बलन होता है इनमें। यानी वो जितनी द्वितीयक संरचना मुड़ी होती है उससे ज़्यादा तृतीयक संरचना में बलन हो जाता है और बलन के फलस्वरूप दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं प्रमुख रूप से। एक तो होती है रेशेदार यानी फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे होता है गोलिकाकार यानी ग्लोबुलर प्रोटीन। ये इनके नाम आपने सुने होंगे। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, जो कि मनुष्य में जो रक्त के ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता जिसके कारण होती है वो है। आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से एक अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसे कोशिकाओं में पहुंचा देता है, वहाँ पे वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है। इस तरह से जो हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। इन संरचनाओं को जो हमने अभी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं पढ़ी हैं, इनको स्थायित्व प्रदान करने वाले प्रमुख बल इस तरह हैं। एक तो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दूसरे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, तीसरे हैं वैन डेर वाल बॉन्ड और चौथे हैं स्थिर विद्युत बल। ये चार बल उसमें लगे रहते हैं, जिससे प्रोटीन की जो संरचना होती है वो स्थायी रहती है। प्रोटीन की एक और संरचना पाई जाती है, चतुष्क संरचना कहलाती है, यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। इन्हें हम इनको उपइकाई बोलते हैं और जब ये उपइकाइयाँ परस्पर स्पेशल अरेंजमेंट से चतुष्क संरचना बनाते हैं, माने ये जो उपइकाइयाँ हैं वो एक स्थान में व्यवस्थित रहती हैं और इस तरह से और अधिक बलन हो जाता है और चतुष्क संरचना प्राप्त होती है। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है, प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं। जैविक निकाय में जब जो प्रोटीन्स होते हैं उनके एक विशेष 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उनका जो विशेष स्ट्रक्चर ही उनके जैविक सक्रियता के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो जैविक सक्रियता युक्त प्रोटीन होता है उसे हम प्राकृतिक प्रोटीन कहते हैं। लेकिन जब हम प्राकृतिक प्रोटीन में कुछ भौतिक परिवर्तन कर देते हैं, जैसे उसको अधिक ताप तक गर्म कर देते हैं या उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन करते हैं या उसकी पीएच में चेंज कर देते हैं, इससे क्या होता है, जैसे हमने की पढ़ा है द्वितीयक तृतीयक और प्राथमिक संरचनाओं में, इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो इनके जो बॉन्ड टूट जाते हैं और उनमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जो आपके प्रोटीन है जिसमें जो कोई ग्लोब्यूल बने हैं यानी गोलिकाएँ बनी हैं या विशेष हेलिक्स बनी हैं वो टूट जाती हैं और जब उनकी संरचना टूट जाती है तो ऐसे में उनकी जैविक सक्रियता खत्म हो जाती है। इसी प्रोसेस को ही हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, अर्थात वह प्रोटीन जिसकी नियमित संरचना में परिवर्तन आने के कारण उसकी सक्रियता खत्म हो जाती है, उसको हम विकृतीकृत प्रोटीन कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो द्वितीयक या तृतीयक संरचना की खत्म हो जाती हैं, केवल प्राथमिक संरचना बचती है। उदाहरण के तौर पे आप जब अंडे को उबालते हैं तो उसकी सफ़ेदी का स्खंदन हो जाता है, यानी वो कोगुलेट हो जाती है। इससे वो जो प्रोटीन उसका होता है वो विकृतीकृत हो जाता है। या दूध में जब दही बनता है तो जो लैक्टिक अम्ल में जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोटीन को विकृतीकरण करके उसको दही में बदल देते हैं।
ये आपने संरचनाएं तो देखी होंगी, पुस्तक में देख लेना, इस तरह बनी होती हैं। प्राथमिक संरचना में एक चैन होती है, एक जो पॉलीपेप्टाइड चैन होती है। द्वितीयक संरचना में ये हेलिक्स के रूप में एक दो या दो से अधिक चैन इसमें व्यवस्थित रहती हैं। तृतीयक संरचना में ये बलन और अधिक हो जाता है। चतुर्थ संरचना में ये और अधिक बलन उसमें हो जाता है। इस तरह से ये संरचना और जटिल होती जाती है। प्रोटीन मानव शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर के जो मानव या अन्य जीवधारियों के शरीर का जो रचक कण होते हैं, यानी शरीर को बनाते हैं, रचनात्मक भाग होते हैं, वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। और प्रोटीन के कुछ और कार्य भी होते हैं, जैसे एंजाइम भी प्रोटीन के ही बने होते हैं, विटामिन भी प्रोटीन से बने होते हैं। इनका हम आगे अध्ययन करेंगे। अब आगे अपन देखते हैं इसमें एंजाइम क्या होता है। जीवधारियों में जो होने वाली बहुत सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, यदि हम इन क्रियाओं को प्रयोगशाला में कराएं तो हमें बहुत अधिक ताप दाब की आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर में ये बहुत माइल्ड कंडीशंस में होती हैं, यानी वहाँ पे बहुत मध्यम परिस्थितियाँ होती हैं। ना तो पीएच बहुत ज़्यादा होता है, ना बहुत कम होता है। ऐसी कंडीशन में हम यदि रासायनिक अपक्रियाओं को शरीर के बाहर कराना तो बहुत कठिन होता है उनका हल करना। उनमें बहुत अधिक संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जब जैव उत्प्रेरकों की सहायता से क्रिया होती है तो ये बहुत आराम से संपन्न हो जाती हैं। और जो जैविक उत्प्रेरक होते हैं उन्हीं को हम एंजाइम कहते हैं, अर्थात जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले पदार्थों को हम एंजाइम कहते हैं। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और जो एंजाइम होते हैं ये बहुत विशिष्ट तलीय होते हैं, यानी ये एंजाइम विशिष्ट क्रियाधारों पर क्रिया करते हैं और अपक्रियाओं के लिए भी विशिष्ट होते हैं। यानी एंजाइम में एक माने स्पेशल होते हैं ये, माने वो एंजाइम किसी एक अपक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है या किसी एक सबस्ट्रेट यानी एक क्रियाधार पर ही क्रिया करता है। इसलिए इनके जो नामकरण है, एंजाइम का नामकरण उस वर्ग के ऊपर आधारित होता है जिस पर ये क्रिया करता है, यानी जिस पर ये कार्य करता है उसके नाम पर एंजाइम का नाम रखा जाता था और उसके नाम के आगे एस लगा दिया जाता था, ASE। जिस तरह से माल्टोज है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए माल्टेज नामक एंजाइम का प्रयोग होता है। इस तरह से स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने वाले एंजाइम को कहते हैं एमाइलेज। चूँकि स्टार्च को एमाइलम कहा जाता है इसलिए उसको ग्लूकोज में बदलने वाले को हम एमाइलेज कहते हैं। यूरिया पे क्रिया करने वाले एंजाइम को यूरिएज कहते हैं, जो कि यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। टायरोसिन पर क्रिया करने वाले एंजाइम को टायरोसिनेज बोलते हैं। लैक्टोज पर क्रिया करने वाले को लैक्टेज बोलते हैं। सुक्रोज पर क्रिया करने वाले को सुक्रेज बोलते हैं। अब एंजाइम उत्प्रेरित अपक्रिया की प्रकृति के आधार पर भी एंजाइम का नामकरण किया जाता है। जैसे कि जो अपक्रियाएं ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ में होते हैं जिनमें, उनको हम ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। जैसे कि NAD ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसमें इस प्रोसेस में आपके ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। दूसरे नाम है ट्रांसफेरेज। ये विशेष क्रियात्मक समूह का दो क्रियाधारों के मध्य स्थानांतरण करते हैं। इनमें विशिष्ट क्रियात्मक समूह में हाइड्रोजन शामिल नहीं होता है, बाकी अन्य जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो शामिल होते हैं और वे एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट को ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांसफरेज कहते हैं। जैसे एसिटिल ट्रांसफरेज जो एसिटिल समूह को स्थानांतरित करता है, हेक्सोकाइनेज। अगला एग्जाम्पल है हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस यानी ऐसे क्रिया जो एंजाइम जो क्रियाधार का जलावटन कराते हैं, जैसे ग्लिसरॉल एस्टर हाइड्रोलेस या बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एक और प्रकार है लाइजेस। लाइसेस ये क्रियाधार के किसी समूह को बिना जलावटन के निष्कासित करते हैं, वो लाइस कहलाते हैं। जैसे कि फ्यूमरेज या हिस्टिडीन। एक चौथा प्रकार है आइसोमरेज। आइसोमरेज मतलब आइसोसमावयवी से संबंधित है। प्रकाशिक ज्यामिति और स्थान समावयवियों को अंतःपरिवर्तन करते हैं जी, यानी ये एंजाइम एक समावयवी को दूसरे समावयवी में बदलते हैं।
अर्थात ये अणु में किसी समूह को या परमाणु को पुनर्व्यवस्थित करते हैं और उसका समावयवी बनता है। इसके उदाहरण हैं एलानिन रेसिमेज, ग्लूकोज फास्फेट आइसोमरेज, एलानिन रेसिमेज। एक और प्रकार है लाइगेज। ये दो क्रियाधारों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे एसिटिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज या ग्लूटामाइन सिंथेटेज। इस तरह से एंजाइम के नामकरण होते हैं। और एंजाइम की क्रियाविधि आप पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। और एंजाइम की जो क्रियाविधि का ताला चाबी सिद्धांत है वो उसकी विशिष्टता को बताता है। जिस तरह से किसी एक ताले को खोलने के लिए उसकी चाबी ही ज़रूरत होती है, यानी अपने ताले की अपनी विशिष्ट चाबी होती है, इस तरह से एंजाइम भी विशिष्ट होते हैं। एंजाइम्स में जो क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उसका गुण कैसे आता है ये भी पढ़ चुके हैं आप। चूँकि एंजाइम की उपस्थिति में किसी भी कारकों के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। इस तरह से वो क्रिया को आसानी से संपन्न होने में सहायक होते हैं। जैसे कि सुक्रोज को यदि हम प्रयोगशाला में उसका जलपठन कराएं तो सक्रियण ऊर्जा का मान होता है 6.22 किलो जूल प्रति मोल। लेकिन जब सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में एक क्रिया कराई जाती है तो ये इसका जो सक्रियण ऊर्जा है उसका मान बहुत कम हो जाता है, यानी 2.15 किलो जूल प्रति मोल ही रह जाता है। इसलिए जैसे कि और रासायनिक अपक्रियाओं को उत्प्रेरक उत्प्रेरित करते हैं, उसी तरह से एंजाइम भी उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम करके उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम की बहुत थोड़ी सी मात्रा आवश्यक होती है और इसकी उच्च दक्षता होती है। जैसे कि रेनिन अपने भार से लाखों गुने दूध को फटा करके पनीर में बदल देता है। विशिष्टता के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं। जैसे यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए यूरिएज एंजाइम प्रयुक्त होता है। यदि हम एन मैथिल यूरिया का जलवटन कराने की कोशिश करें तो ये कोई क्रिया नहीं करता है। एंजाइम के लिए अनुकूलतम यानी इष्टतम ताप होता है लगभग 310 केल्विन। 310 यानी लगभग 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच। और इसका इष्टतम पीएच होता है 6.8, यानी इस ताप और इस पीएच पर एंजाइम अधिकतम सक्रियता दर्शाते हैं। जो एंजाइम है उत्प्रेरक विष के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। इनको हम एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं, यानी इनको एंजाइम संदमक या एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। ये पदार्थ हैं H2S, HCN, SCH2। इनकी उपस्थिति से एंजाइम की सक्रियता नष्ट हो जाती है, इसलिए ये एंजाइम इनहिबिटर कहलाते हैं। इस तरह से हमारा जो एंजाइम का भाग हुआ। अब हमें बहुत सारे एंजाइम के नाम वगैरह आपको याद कर लेना है। परीक्षा में कुछ एंजाइम्स के नाम वगैरह पूछे जाएंगे। क्रिया का नाम भी पूछा जा सकता है कि ये एंजाइम किस क्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो वैसे ही आप उसके नाम से अंदाज़ लगा सकते हैं। जैसे यूरिएज यदि नाम है एंजाइम का तो निश्चित है वो यूरिया पे क्रिया करता है, वो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। जैसे एमाइलेज है तो एमाइलेज क्या करता है, एमाइलम यानी स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है। लैक्टेज निश्चित है लैक्टोज पे ही क्रिया करेगा। सुक्रेज यानी सुक्रोज पे क्रिया करता है। इस तरह से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जोड़ियों में भी ये आ सकते हैं। इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं।